तो आज हम डिस्कस करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये हमारी लाइट चैप्टर ना क्लास 10th का, इसकी थर्ड वीडियो है। पहली वीडियो में हमने बस लाइट का बेसिक डिस्कस किया था, दूसरी वाली वीडियो में हमने मिरर्स के बारे में कंप्लीट डिस्कस किया है। अब इसमें देखेंगे कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होती है और उससे रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वगैरह वगैरह, वो सब देखेंगे एक साथ, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होती है। देखो मैं बताता हूँ इसकी डेफिनेशन। द फिनोमेना ऑफ bending of light when the surface is change। यानी इसका मतलब क्या है, देखो लाइट की वो वाली प्रॉपर्टी, जब लाइट, वैसे हमें पता है कि लाइट स्ट्रेट डायरेक्शन में ट्रैवल करती है, लेकिन लाइट तब बेंड हो जाती है जब क्या होता है, सरफेस चेंज हो जाता है, ठीक है। अगर हम डायग्राम से समझें और मीडियन के बारे में भी समझना पड़ेगा। जैसे सबसे पहले अगर मैं तुम्हें इसका एक एग्जाम्पल क्या डायग्राम से ही समझाता हूँ। देखो ये मान लो एक ग्लास स्लैब है, ये ग्लास है, ग्लास स्लैब कांच का ही बना होता है तो ग्लास स्लैब लिख दिया, ठीक है। ये ग्लास स्लैब है। अब ग्लास स्लैब क्या है, एक डेंसर मीडियन है। डेंसर का मतलब क्या है कि ये जो मीडियन है काफ़ी थिक है, भरा हुआ मीडियन है, ठीक है। इसके अंदर चलना आसान नहीं है। और मान लो इस हिस्से में, ये जो ऊपर का हिस्सा है, यहाँ पे है एयर। अब एयर क्या है, एयर एक रेयर मीडियन है, ठीक है, रेयर मीडियन। अब देखो कि एयर में और ग्लास स्लैब में, जब यहाँ पे हमें बोला कि सरफेस जो है, सरफेस क्या है कि मीडियन, जैसे हमारा मीडियन चेंज हुआ, ठीक है, ये सरफेस चेंज किया हमने यहाँ पे, तो लाइट वैसे तो सीधी चलती है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में भी हमने पढ़ा है कि लाइट सीधी चलती है, लेकिन अगर मान लो कि मैं यहाँ पे एक नॉर्मल बना दूँ, ये एक हमारी नॉर्मल है, ठीक है, ये, और यहाँ से हमारी एक इंसिडेंट रे आई इस तरीके से यहाँ पे, ठीक है, ये है हमारी इंसिडेंट रे, ये आई इस तरीके से। अब देखो यहाँ पे जो एयर है, अगर मैं क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन की बात करूँ, तो रिफ्लेक्शन यहाँ से यहाँ होगा, बिल्कुल सीधा सीधा होगा, जैसा एंगल बराबर के हिसाब से हमने पढ़ा हुआ, ठीक है। लेकिन डेंसर मीडियम में क्या है कि अगर मान लो ग्लास स्लैब इसके अंदर जाना है, अब देखो यहाँ पे एयर से एयर में नहीं जाना, एयर से ग्लास में जाना है, तो ये बिल्कुल सीधा ट्रैवल नहीं करेगा। यहाँ पे क्या लिखा मैंने, फिनोमेना बेंडिंग ऑफ लाइट, लाइट बेंड हो जाती है जब सरफेस चेंज होता है, ठीक है। अब यहाँ पे एयर से ग्लास स्लैब पे आ गए तो लाइट क्या हो गई, ऐसे यहाँ से अंदर की तरफ बेंड हो जाएगी इस तरफ को, ये लाइन सीधी रहेगी बिल्कुल, ठीक है। अब देखो जो लाइन को असल में कहाँ जाना चाहिए था, यहाँ से इस एंगल पे जाना चाहिए था आगे को, ऐसे, वो लाइन इस तरफ को बेंड हो गई और आगे फिर से निकलेगी। जब देखो यहाँ पे ग्लास है, फिर से एयर है, तो फिर से जाके फिर से उसी तरीके से हो जाएगी टेढ़ी, ठीक है। और ये इसका अगर इस तरीके से जाती सही तरीके से तो यहाँ पे आती, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है कि ये जो है, ये हमारा एंगल आई है। एंगल आई का मतलब है एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। ये हमारा एंगल आर है, एंगल आर, ये दोनों आपस में बराबर होंगे, ठीक है। अब लाइट क्या हुई, ग्लास स्लैब होने की वजह से बेंड हो गई यहाँ पे, और जो क्या बोलते हैं, इनके बीच में इतना डिफरेंस आया, मैं इस लाइन को ठीक से बना दूँ, इनके बीच में जो डिफरेंस आया ये वाला पूरा, असल में इसको बोला जाता है लेटरल डिस्प्लेसमेंट। लेटरल डिस्प्लेसमेंट का मतलब वो है कि अगर वो लाइट बेंड नहीं होती, मतलब ये है कि अगर मान लो वो लाइट यहाँ से बैंड नहीं होती और सीधी सीधी आती तो वो इस जगह पे आती, ठीक है। और अब वो यहाँ पे बैंड हो गई थी क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, हमारा सरफेस चेंज हुआ है, ठीक है। अब सरफेस चेंज हुआ है तो ये जो लाइन अब यहाँ को गई, इस वाली लाइन का अलग नाम है, इसको इमरजेंट रे बोलते हैं, इमरजेंट रे, ठीक है। ये इमरजेंट रे है और ये हमारी रिफ्लेक्टिव या फिर रिफ्लेक्टेड रे, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ रिफ्लेक्टेड रे। तीन रे होती है इसमें। देखो इंसिडेंट रे आई इस तरीके से, यहाँ पे सरफेस चेंज हो गया हमारा, ठीक है, यहाँ पे रेयर से डेंसर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, लाइट अंदर की तरफ बेंड हो गई, नॉर्मल के और पास आ जाती है। देखो नॉर्मल यहाँ पे वैसे जा रहा है, ठीक है, सीधा सीधा जाती, यहाँ से जाती। अब जब सरफेस चेंज हुआ तो वो नॉर्मल के पास आ गई, ठीक है, यहाँ पे पास में आ गई। और फिर जब दोबारा बाहर निकली तो वो जैसे पहले आ रही थी ना, वैसी ही हो जाएगी, क्योंकि वो एयर से फिर से एयर में चली गई, क्योंकि अब ये जो मीडियम है, ये वाला हिस्सा, ये फिर से एयर वाला है, क्योंकि ग्लास वाला हिस्सा था वो कहाँ पे, यहाँ तक खत्म हो गया था हमारा जितना भी था, ठीक है। अब देखो ये तो है इसका पूरा क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसके भी दो नियम है, ठीक है, दोनों नियम मैं बता देता हूँ, यहीं पे लिखते हैं। देखो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन लिख लेते हैं, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन के भी दो नियम है, जैसे सेम उसके हैं, लगभग सेम उसके हैं, ठीक है। तो पहला देखो, पहला क्या बताता है इसमें कि
पहला है हमारा इंसिडेंट रे कॉमा नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे lies on a same plane, कि मतलब वो तीनों एक ही जगह पे मीट करती हैं आपस में। कहाँ पे? इस सेंटर पे। देखो यहीं से हमारी नॉर्मल आ रही है, यहीं से इंसिडेंट रे और यहीं से रिफ्लेक्टेड रे एक ही जगह पे मिलती है, ठीक है। तो पहला हो गया। दूसरा क्या नियम है इसका? दूसरा नियम है इसका, जैसे उसमें एंगल जो थे, एंगल आई एंगल आर के बराबर था, इसमें क्या है, जो साइन आई है वो साइन आर के बराबर होगा, और जो कि म्यू होगा, जो कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू कांस्टेंट है, जो कभी चेंज नहीं होती। कांस्टेंट का मतलब क्या है इसमें, जैसे साइन की वैल्यू, अगर मान लो यहाँ पे साइन की वैल्यू, मतलब साइन का मतलब एंगल ऑफ आई की वैल्यू जितनी भी कर दो, ठीक है, और एंगल आर की वैल्यू, जैसे कि मान लो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जैसे कि हमने रिफ्लेक्शन में पढ़ा था। रिफ्लेक्शन में क्या पढ़ा था हमने, कि मान लो यहाँ से एंगल आता है, यहाँ को जाता है, अगर मान लो वो 30 होगा तो वो भी 30 होगा, ठीक है। इसमें थोड़ा सा सीन अलग है। इसमें ये क्या है कि जैसे कि साइन आई है डिवाइडेड बाय साइन आर है, अगर उन दोनों के एंगल को आपस में डिवाइड करते हैं, जो वैल्यू आएगी ना वो हर बार बराबर आएगी। मान लो चाहे साइन को मैं इधर कम कर दूं तो वहाँ पे भी कुछ डिफरेंस आएगा, नीचे भी, ठीक है। साइन को ज़्यादा कर दूं तो भी डिफरेंस आएगा, पर हर बार जब डिवाइड करेंगे तो उनका रेशियो सेम आएगा, ठीक है। तो उसको म्यू के बराबर बोलते हैं, और जो कि कांस्टेंट होता है हमारा, मतलब कांस्टेंट है, कांस्टेंट का मतलब है कभी चेंज नहीं होता, हमेशा बराबर ही आता है, ठीक है। ये इसका दूसरा नियम है। दो ही नियम थे जैसे उसमें थे। अब लेटरल डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। देखो लेटरल डिस्प्लेसमेंट अफेक्ट करती है कई सारी चीज़ों से, लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी चेंज होती है, ठीक है। अब किन किन चीज़ों से चेंज होती है पहले मैं तुम्हें बता। देखो लेटरल डिस्प्लेसमेंट है, अगर मान लो कि इंसिडेंट रे, इंसिडेंस, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस है मान लो, इसको मैं बढ़ा दूं तो क्या होगा, लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ जाएगी। देखो जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ठीक है, इसको मैं और बड़ा कर दूं, यहाँ से यहाँ तक लेके आ जाऊँ तो एंगल बढ़ जाएगा, ये और ज़्यादा इसकी तरफ बढ़ जाएगा, ठीक है। जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट है यहाँ पे, जो इनके बीच की दूरी है असल, ये वाली दूरी, ये और ज़्यादा, ये इधर इतना, यहाँ मान लो यहाँ तक आ गया है, ठीक है, तो और ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो दूरियाँ यहाँ पे बढ़ जाएगी काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। तो जितना ज़्यादा मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस को इधर 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 करता रहूँगा, वो और करीब हो जाएगा, और करीब होगा तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट बढ़ जाएगा, ठीक है। दूसरा किस पे डिपेंड करता है? दूसरा डिपेंड करता है हमारा एंगल नहीं, दूसरा होता है हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं, ठीक है। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा तो भी लेटरल डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या होता है, जैसे कि मान लो ये एक मटेरियल है हमारा, जैसे एक नॉर्मल सा मटेरियल है, ये कितना डेंसर है, जैसे ये तो रेयरर मीडियम है, एयर हमारा रेयरर मीडियम है, पता है मैं, मतलब जहाँ से आसानी से लाइट पास हो जाती है, ठीक है। डेंसर मीडियम का मतलब है कि थोड़ा मुश्किल होती है लाइट को पास करना। अगर मान लो इस मीडियम को मैं और डेंसर पे डेंसर करता जाऊँ ना, तो लाइट और ज़्यादा से ज़्यादा बेंड होगी, क्योंकि देखो अभी तो ये ग्लास है, ग्लास में तो फिर भी ट्रैवल करिए, और कोई ऐसा मीडियम ले जो ग्लास से भी ज़्यादा डेंस है, ठीक है, तो ये लाइट और, मतलब जो लाइट है और ज़्यादा बेंड होगी, जितना ज़्यादा वो डेंस होगा उतना ज़्यादा बेंड होती जाएगी, इधर उधर को पास आ जाएगी इस नॉर्मल के पास आएगी, तो फिर से क्या लेटरल डिस्प्लेसमेंट बढ़ जाएगी, क्योंकि अगर ये लाइन इधर आने लगेगी तो यहाँ की दूरियाँ फिर से बढ़ जाएगी, ठीक है। तो वैसे ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड करता है इस पर भी, दोनों एक साथ बढ़ते हैं, मतलब एक तरीके से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कि जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा लाइट बेंड होगी और लेटरल डिस्प्लेसमेंट उतनी बढ़ जाएगी, ठीक है। एक डिपेंड करता है कि थिकनेस पे, थिकनेस मान लो, जैसे कि मान लो ये हमारा ग्लास है, ठीक है, अभी ये ग्लास इतना है, इस ग्लास को मैं डबल कर दूँ और ज़्यादा लंबा कर दूँ, मतलब ये जो ग्लास है जितना मोटा है इसको और मोटा कर दूँ बहुत ज़्यादा, ठीक है, इससे क्या होगा, और ज़्यादा लाइट बेंड होगी, क्योंकि जितना, देखो सिंपल सा हिसाब ये है कि अगर लाइट यहाँ से आ रही है तो जितना जल्दी से जल्दी हो सके इस पाथ से निकल जाता, कि फिर से फ्री फ्लो आगे ट्रैवल कर सके। लेकिन क्या है, अब यहाँ पे अगर मैं इसको और थिक कर दूंगा, मतलब और रास्ता मुश्किल हो जाएगा, तो यानी कि लाइट और ज़्यादा धीरे धीरे करके बेंड होगी। देखो मैं तुम्हें एक सिंपल सा एग्जांपल बताऊँ, जैसे कि मान लो एक रेस है, रेस में अगर एग्जांपल के लिए यहीं पे बनाते हैं, जैसे कि अगर मान लो ये बंदा रेस दौड़ रहा है, इसको यहाँ पे भागना है और यहाँ पे कीचड़ है, यहाँ पे कीचड़ है, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे एक कीचड़ है, तो यहाँ तक वो भागेगा, उसको पता है कि ये सिर्फ 5-6 कदम का, ये 5 या 6 कदम का कीचड़ है यहाँ पे, तो ये क्या करेगा, बहुत स्पीड में भागेगा और यहाँ पे भी जल्दी जल्दी करने की कोशिश करेगा, ठीक है, स्पीड को मेंटेन करने के लिए, ताकि आगे फिर से तेज भाग सके। और एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बोल दूँ कि यहाँ पे इस कीचड़ की लेंथ को मैं बढ़ा दूँ, यहाँ पे ये हो गया, मतलब समझ लो 100-200 कदम वाला, तो ये क्या करेगा, उस स्पीड को मेंटेन करना ही नहीं चाहेगा, उसको पता है जब इसमें टाइम लगेगा ही लगेगा तो वो और स्लो हो जाएगा धीरे धीरे, ठीक है, तो उसको पता ही है
इसलिए क्या, जितना ज़्यादा अगर इसकी थिकनेस कर देंगे तो लाइट को पता है टाइम लगने वाला है, अभी धीरे धीरे ट्रैवल करेगी तो और ज़्यादा लाइट उस तरफ बेंड होगी, ठीक है। जितनी ज़्यादा और बेंड होगी उतना ज़्यादा फिर से लेटेस्ट डिस्प्लेसमेंट बढ़ जाएगा, ठीक है। तो लेटेस्ट डिस्प्लेसमेंट अगर ज़्यादा होगा तो थिकनेस भी बढ़ जाएगी। अच्छा, एक और मेन पॉइंट है जो, वो है वेवलेंथ। अब वेवलेंथ अलग है, ये इनसे अलग है बाकियों से। वेवलेंथ अगर कम होती है तब लेटरल डिस्प्लेसमेंट बढ़ जाता है। वेवलेंथ का मतलब है, जैसे कि वेवलेंथ से सीधा मैं हिसाब बताऊं तुम्हें, वेवलेंथ की जगह हम लैम्डा यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास 7 कलर हैं रेनबो के, ठीक है। तो रेनबो में 7 कलर हैं, तो कौन सी जो, जैसे कौन से कलर की लाइट है जिसको हम थ्रो करेंगे तो वेवलेंथ हमारी बढ़ जाए। वेवलेंथ हमारी बढ़ेगी सबसे ज़्यादा जब हम वॉयलेट कलर का यूज़ करेंगे, वॉयलेट कलर का यूज़ करें, क्योंकि उसकी वेवलेंथ सबसे कम होती है। अब सबसे कम वेवलेंथ होगी तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट सबसे ज़्यादा होगी। अगर मान लो मैं रेड को यूज़ कर लूँ, रेड को अगर मैं यहाँ से मान लो कि मैंने लाइट छोड़ी, रेड कलर की बीम है उसकी, वो ऐसे करके गई यहाँ पे। अब रेड कलर है, उसकी वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होती है। अब मान लीजिए तो उल्टा है एक दूसरे का, अगर वेवलेंथ अगर रेड कलर की ज़्यादा है तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट कम होगी। तो अगर मान लो रेड कलर की बीम यहाँ से आएगी ना, तो जो ये इतना बेंड हुआ है इतना बेंड होएगा ही नहीं, ये रेड कलर की बीम इसके आसपास से ही निकल जाएगी। क्योंकि अगर देखो वो रेड कलर है, उसकी वेवलेंथ क्या है, ज़्यादा है, तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट बहुत कम होगा, बहुत कम होगा, यानी कि यहीं से निकल जाएगा आसपास से इसके, ठीक है। और अगर मान लो इसकी जगह पे वॉयलेट कलर है, जो जिसकी वेवलेंथ पहले से ही बहुत कम है, सबसे कम मतलब जो जितने कलर हैं उनमें वॉयलेट कलर की वेवलेंथ सबसे कम है, तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट सबसे ज़्यादा शो करेगा वो, ठीक है। अब मान लो यहाँ से मैं वॉयलेट कलर की बीम छोड़ रहा हूँ, तो वो इससे भी क्या पता नीचे कर दे, क्योंकि जितनी जितनी इसकी कम, देखो इसकी कम वेवलेंथ है, उतना ज़्यादा लेटरल डिस्प्लेसमेंट है ही, ठीक है। अगर ज़्यादा लेटरल डिस्प्लेसमेंट है तो वो और अंदर को जाएगा, ये इसकी बीम इसके पास आ जाएगी नॉर्मल के, और डिस्प्लेसमेंट और बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट है, देखो इसके ऊपर डिपेंड करती है हमारी लेटरल डिस्प्लेसमेंट। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ा दिया जाए तो ये बढ़ जाता है। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि ये जो इसका मीडियन है वो और डेंसर कर दिया जाए, थिक पे थिक की और मतलब चलना मुश्किल हो जाए तो भी बढ़ेगी। थिकनेस बढ़ा दी जाए तो भी बढ़ेगी। और वेवलेंथ लास्ट, ये इंपॉर्टेंट है, डिपेंड करती है, मतलब अगर एक नंबर में आ सकता है पेपर में कि कौन से कलर में सबसे कम वेवलेंथ ज़्यादा है, जिस पे लेटरल डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करती है, ठीक है। और इसके 2 नियम थे, वो मैंने तुम्हें बता दिया। अब आते हैं हम इसके दूसरे टॉपिक पे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या ऑप्टिकल डेंसिटी। ये क्या होता है? देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑप्टिकल डेंसिटी दोनों का मतलब एक ही है, इनको डिनोट करते हैं म्यू से, ठीक है। इससे पहले तो समझना पड़ेगा कि ये होता क्या है, इसकी डेफिनेशन समझेंगे, उसके बाद जरा इस पर थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं। डेफिनेशन देखो, द मेजर ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट, बेंडिंग ऑफ लाइट when the surface change। इसमें ये देखेंगे हम लोग कि देखो ये मतलब जो लाइट बेंड हो रही है जो हमने पहले पढ़ा अभी, अगर उसको मेज़र करें तो वो मेज़र करने को ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। कि लाइट देखो सबका एक पर्टिकुलर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, वाटर का इतना होता है, एयर का इतना होता है, एग्जांपल के लिए ग्लास का कितना होता है, सबका अलग अलग होता है, ठीक है। तो जो लाइट की बेंडिंग को मेज़र करना है उसी को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं, ठीक है। द मेजर ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन द सरफेस चेंज, जब मतलब रेयर से डेंसर में जा रही है, फिर रेयर से थोड़ी कम रेयर पे जा रही है, डेंसर से ज़्यादा डेंसर में जा रही है, मतलब मीडियम थोड़ा बहुत भी चेंज होता है, तो उसको जो हम मतलब मेज़र करते हैं, किस तरीके से हम उसको नापते हैं या मापते हैं, तो उसी को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। उसका फॉर्मूला सिंपल सही है, देखो उसका फॉर्मूला हमारे पास म्यू इक्वल टू C/V। अब इसको समझ लेते हैं। देखो म्यू क्या, म्यू किसको डिनोट कर रहा है, ये तो तुम्हें पता ही है। म्यू किसको डिनोट करता है, हमारे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को या फिर ऑप्टिकल डेंसिटी को, ये दोनों तो म्यू है ही, ठीक है। सी क्या है, सी हमारी कांस्टेंट है, क्योंकि कांस्टेंट हमारी है, सी को बोलते हैं हम स्पीड ऑफ लाइट, जो स्पीड ऑफ लाइट वैसे भी कभी नहीं बदलती, ठीक है। ये है हमारी स्पीड ऑफ लाइट, और ये है फेस वेलोसिटी, फेस वेलोसिटी। अब देखो ये तो कांस्टेंट है सी हमारी, ठीक है, पता है फिक्स है, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट हम कभी भी यूज़ करें कितना भी, जैसे कि अर्थ की ग्रेविटी है उसको हम 9.8 मान के चलते हैं, हमेशा ही कभी चेंज नहीं करते। वैसे ही स्पीड ऑफ लाइट भी जितनी उसकी है उतनी ही मान के चलते हैं हमेशा। डिपेंड करता है इस पे जो वी है, यानी देखो इसमें मेन कॉन्सेप्ट क्या है, म्यू और वी का, ये तो हमेशा सेम रहेगी, ठीक है। अब देखो ये और इसका रिलेशन, अगर मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल दूँ, हल्का सा एक रिलेशन के बारे में ही बताऊँ तो रिलेशन देखते हैं। देखो म्यू और फेज वेलोसिटी का, देखो म्यू क्या है, हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और ये है फेज वेलोसिटी, यानी कि जिसमें लाइट जो ट्रेवल करे उसकी स्पीड। ध्यान से समझते हैं कि अगर मान लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या फिर जो ऑप्टिकल डेंसिटी है, ऑप्टिकल डेंसिटी मान के चलते हैं, डेंसिटी मेन, ठीक है।
अगर डेंसिटी ज़्यादा होती है, ठीक है, तो हमें पता है क्या, वेलोसिटी जो है वो कम होती है, ठीक है, ये तो हमें पता ही है कि अगर कोई चीज़ ज़्यादा थिक होगी तो लाइट की स्पीड अपने आप ही कम हो जाती है उसमें, ठीक है। इसका मतलब क्या है, जो म्यू है वो 1/v होता है, और वैसे ही यहाँ पे लिखा भी हुआ है, वैसे भी जो म्यू है 1/v है, क्योंकि देखो म्यू बढ़ेगा तो स्पीड ऑफ लाइट बढ़ेगी, मतलब कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है तो स्पीड ऑफ लाइट बढ़ती है पर उसकी वेलोसिटी कम हो जाती है, ठीक है, सीधी सी बात है। तो अब जैसे ये म्यू है और जो वेलोसिटी की बात करें हम लोग, अगर मान लो वेलोसिटी कहीं पे बहुत ज़्यादा है स्पीड ऑफ लाइट की, इसका मतलब क्या है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, कि वो एयर में ट्रैवल करी होगी, क्योंकि स्पीड तो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और अगर म्यू अगर कम है तो वेलोसिटी ज़्यादा, अगर म्यू ज़्यादा है तो वेलोसिटी कम, ठीक है, एक दूसरे से उल्टे हैं ये, आपस में रिवर्स करते हैं। अब मान लो तो मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ, ठीक है, उससे तुम्हें ज़्यादा क्लियर होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि एक सरफेस है, ये एक सरफेस है, ये हमारा रेयर मीडियन है, ये हमारा डेंसर मीडियन है। अब मान लो रेयर मीडियन है तो पता है इसका म्यू को m1 मान रहा हूँ मैं, और यहाँ से एक लाइट गई और वो यहाँ को बेंड हो गई, वो तो पता ही डेंसर में तो बेंड होती है हमेशा भी, ठीक है। ये इसका μ2, और यहाँ पे जो स्पीड ऑफ लाइट है ना उसकी वेलोसिटी को मैं v1 और यहाँ पे इसकी वेलोसिटी को v2 मान रहा हूँ, ठीक है। ये है हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रेयर वाले को m1 मान लिया, डेंसर वाले को m2 मान लिया, वेलोसिटी यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट जो है इसकी वेलोसिटी को मान लिया मैंने v1, और जब यहाँ पे बेंड होने के बाद जो उसकी स्पीड स्लो हुई होगी, हमें पता है स्लो हुई है, तो उसको मान लिया v2, ठीक है। अब देखो अगर मैं इनको रिलेट करूँ, इसका एक फॉर्मूला बनाऊँ, इनको मैं रिलेट करूँ इनको, तो क्या बनेगा, अगर मान लो m1/m2 करूँ, तो हमें पता है कि देखो m1 यहाँ पे हमें पता था, यहाँ पे इस फॉर्मूले से हमें पता चला था कि जो m1 है वो 1/v होता है, तो जो इसकी वेलोसिटी है वो इसके अपोन में आएगी, यानी कि m1 जो इसके v1 है वो इसके अपोन में आएगी ऐसे, और जो m2 है उसकी v2 उसके उल्टा, मतलब ऊपर आएगी अपोन में, एक तरीके से दोनों एक दूसरे के उल्टी हो गई, ठीक है। यानी कि ये m1 की वेलोसिटी है m2 के रिस्पेक्ट में, तो v2/v1 होगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें एग्जांपल भी दूंगा एक जिससे ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है। अभी तो इतना समझो कि मतलब अगर इसके फॉर्मूले की बात करूँ मैं, तो अगर मैंने दोनों में से एक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, मुझे मान लो पहले मुझे निकालना है एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, क्योंकि मैंने m1 ही माना है तो एयर का निकाल रहा हूँ मैं, ये m1 एयर थी हमारी, ठीक है। और ये हमारा क्या था, ये डेंसर मीडियम है, इसको मान लो ग्लास ही मान लो, ये ग्लास था हमारा, ठीक है। तो अगर मैं m1/m2 निकालूंगा तो इसका मतलब क्या है कि मैं एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहा हूँ विद रिस्पेक्ट ऑफ ग्लास। अगर मान लो मैं m2/m1 निकालूंगा तो मतलब क्या है कि मैं, जैसे मान लो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि अगर मैं m2/m1, m तो है नहीं खैर ये म्यू है, तो अगर मैं μ2/μ1 निकाल रहा हूँ, यानी कि ग्लास ऊपर एयर नीचे, यानी कि इसका मतलब क्या है कि मैं ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहा हूँ एयर के रिस्पेक्ट में, तो उसका फॉर्मूला क्या बनेगा, v1/v2, क्योंकि ये तो एक दूसरे के उल्टे हैं, यहाँ का 1 यहाँ पे और यहाँ का 2 यहाँ पे, तो वैसे ही अगर मैं m2 को ऊपर कर दूँ तो v2 अपने आप ही नीचे चला जाएगा, ठीक है। तो एक एग्जांपल से ही समझ ले, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल मान लो हमारे पास है कि एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है हमें, ठीक है। तो एयर की स्पीड है, स्पीड ऑफ लाइट मान लो, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर वो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास ये है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये स्पीड ऑफ लाइट इतना तो हमें पता ही है कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होती है, ठीक है। और ग्लास में थोड़ी कम हो गई है। अब मुझे बोला गया है कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, वो भी मान लो ग्लास का ही निकालना है, ठीक है। तो ये निकालना है मुझे ग्लास का म्यू, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, म्यू को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं, वो किसकी रिस्पेक्ट में, एयर की रिस्पेक्ट में, ठीक है। यानी कि ग्लास ऊपर है हमारा इसमें, यानी कि ग्लास ऊपर है तो वेलोसिटी, मतलब देखो ग्लास ऊपर है तो ग्लास की वेलोसिटी नीचे और एयर की वेलोसिटी ऊपर। देखो यहाँ पे ग्लास की बात हो रही है तो फिर ग्लास की वेलोसिटी नीचे, कितनी कितनी वेलोसिटी है, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पे कितना, अब ये एयर के रिस्पेक्ट में है तो देखो एयर नीचे है यहाँ पे, मतलब देखो जो आगे होता है ना वो मेन होता है और जो नीचे होता है वो उसके नीचे होता है असल में, ऐसे ऊपर नीचे के हिसाब से, ठीक है। तो एयर है, एयर की कितनी है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब ये सेम है, इससे कट गया और यहाँ पे आ जाएगा 3 × 2, ये आ जाएगा 1.5, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कितना है हमारा 1.5। इसका मतलब क्या है कि जितना वो उसमें चल रही है एयर में उससे 1.5 गुना कम चलेगी किसमें, उसमें क्या बोलते हैं उसको, ग्लास में, ठीक है। या फिर इसका मतलब ये भी, इसका मतलब तुम्हें अगर समझने के लिए तुम ये भी बोल सकते हो कि जो एयर का मीडियन है, ठीक है,
वो कितना टाइम्स रेयर है ग्लास से, 1.5, और जो दूसरा है एयर से दूसरा, वो कितना टाइम उससे डेंसर है मान लो एयर का ग्लास से, तो वो भी 1.5 है। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। कुल मिला के देखो इसमें कहने का मतलब क्या था, मैं तुम्हें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बता रहा था। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है वो बताया मैंने कि मेज़र करना जब लाइट बेंड हो रही है, जब सरफेस चेंज होता है। ठीक है, तो म्यू होता है हमारा सी हमारा स्पीड ऑफ लाइट जो कि कांस्टेंट रहती है हमेशा। फेज वेलोसिटी जो होती है वो चेंज होते रहते हैं, उसके न्यूमेरिकल्स में तुम्हें फेज वेलोसिटी दी होती है, और उस हिसाब से जैसे न्यूमेरिकल था मान लो, इसमें फेज वेलोसिटी दे रखी थी एयर की और लाइट की भी दे रखी थी। ठीक है, तो हमने फॉर्मूला लगाया कि हमें बोला गया था, मान लो इसमें बोला गया है कि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, ऐसे बोला जाएगा तुम्हें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है ग्लास का। ठीक है, तो फिर म्यू ग्लास और एयर को रखोगे पीछे। ठीक है, अब ग्लास मेन है तो ग्लास मेन होगा, अगर मैं ग्लास को ऊपर रख रहा हूँ तो उसकी वेलोसिटी नीचे, इसकी फेज वेलोसिटी नीचे, तो एयर पीछे है मतलब एयर असल में नीचे है तो उसकी ऊपर। ठीक है, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में निकालना। अगर मैं ये बोलते एयर का तो मैं एयर को रखता आगे, ग्लास को रखता पीछे। ठीक है, अगर एयर आगे है तो फिर उसका जो वेलोसिटी है वो नीचे आ जाएगी और जो ग्लास की है वो ऊपर आ जाएगी, तब भी सोल्व करके तुम आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, रिलेशन में तुम्हें बताई दिया कि जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा या फिर ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा होगी उतनी वेलोसिटी कम होगी। ठीक है, मतलब सिंपल सही वो चलने वाला हिसाब, कीचड़ वाला एग्जांपल मैं तुम्हें दिया था पहले कि जितना ज़्यादा कीचड़ होगा उतना हम स्लो चलेंगे। ठीक है, जितना थिक कीचड़ होगा बेसिकली। ठीक है, और बाकी ये मैंने तुम्हें यहाँ से इनका ये फॉर्मूला बताया था कि ये कैसे बनाया मैंने यहाँ पे। और देखो अब दो टाइप के और हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के दो और हैं। देखो एक होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्शन, हाँ मतलब रिफ्रैक्शन है। दो टाइप की और रिफ्रैक्शन होती है, एक होती है हमारी एब्सोल्यूट रिफ्रैक्शन और दूसरी होती है हमारी रिलेटिव रिफ्रैक्शन। दो टाइप की होती है रिफ्रैक्शन। देखो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्शन का क्या मतलब है। ठीक है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्शन का मतलब है व्हेन वी मेजर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स of one medium with vacuum। एब्सोल्यूट रिफ्लेक्शन का क्या मतलब है कि जब हम मेज़र कर रहे होते हैं एक मीडियन को, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पे आ रही का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, उसके एक मीडियन को किसके रिस्पेक्ट में कर रहे होते हैं, वैक्यूम के। वैक्यूम का मतलब है जहाँ पे कोई एयर है ही नहीं प्रेजेंट। ठीक है, और दूसरा रिलेटिव रिफ्लेक्शन क्या होता है, सेम है इसका बिल्कुल, व्हेन वी मेजर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन मीडियन with respect to another। यानी कि दूसरे मीडियन के साथ अगर हम मान लो, जैसे इसमें क्या हुआ, इसमें एक मीडियन दे रखा है दूसरा मीडियन दे रखा है। ठीक है, दोनों मीडियन अलग अलग थे तो वो रिलेटिव रिफ्रैक्शन है। ये वाला जो है ये रिलेटिव है, रिलेटिव रिफ्रैक्शन, क्योंकि एक मीडियन दूसरे के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं हम लोग। और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्शन का क्या मतलब है, जब मान लो एक में एयर दे रखी है और दूसरा बोला है कि वैक्यूम है, दूसरा फिक्स है जहाँ पे एयर है ही नहीं। ठीक है, उस अगर वैसे टाइप के न्यूमेरिकल करेंगे या फिर वैसे टाइप की कंडीशन है तो उसको एब्सोल्यूट रिफ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं, अब हम डिस्कस करते हैं स्नेल्स लॉ को। स्नेल्स लॉ क्या कहता है, देखो स्नेल्स लॉ क्या कहता है, पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इसकी डेफिनेशन है द लाइट bends towards the normal when the median is, या फिर when the medium becomes denser and it goes away when the median is rarer। देखो इसका डायग्राम से समझ लो, जैसे कि मान लो ये दो सिंपल से स्नेल्स लॉ के सिंपल है, उसके बाद मैं तुम्हें टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन बताऊंगा। ठीक है, इसमें क्या है तो सिंपल सी है, जैसे कि अगर मान लो यहाँ पे ये रेयर मीडियन है, ये डेंसर मीडियन है। ठीक है, अब इसमें क्या है,
रेयर मीडियन से अगर हमारी इंसिडेंट रे आ गई, यहाँ पे मीडियन चेंज हो गया, डेंसर बन गया, तो हमें पता है कि अगर ये नॉर्मल है हमारा ये वाला, ठीक है, ये हमारा नॉर्मल है, तब क्या होता है, जो लाइट है वो बेंड होती है टुवर्ड्स द नॉर्मल, मतलब क्या, नॉर्मल की पास की तरफ बेंड हो जाती है, ठीक है, ये पहली कंडीशन है। अगर मान लो इस कंडीशन को मैं उल्टा कर दूं, ठीक है, ये हमारा नॉर्मल है, ठीक है, ये है नॉर्मल। इस बार क्या है कि ये वाला जो मीडियन है ये है डेंसर और ये वाला रेयरर है, ठीक है। अब मान लो इंसिडेंट रे यहाँ से आती है, ठीक है, तो क्या होगा, ये इसकी तरफ नहीं जाएगी क्योंकि पहले से डेंसर मीडियन है, अब ये रेयरर मीडियन हो गया है नीचे वाला रेयरर, तो वो और फ्री फ्लो जाएगी, तो क्या, नॉर्मल से और दूर को हो जाएगी, ठीक है। यानी कि ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है। अगर मीडियन जो है रेयरर है, देखो यहाँ पे पहले ही मैंने लिखा हुआ है कि जो लाइट वो बेंड करती है टुवर्ड्स द नॉर्मल, मतलब नॉर्मल की तरफ आगे को बढ़ जाएगी, जब क्या, रेयरर से डेंसर में चली आती है। अगर इसी का उल्टा कर दिया जाए कि वो डेंसर से रेयर में जाएगी, तो क्या, जो और जितना भी यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है वो और बढ़ जाएगा, यानी कि उससे दूर की ओर निकल जाएगी आगे, ठीक है। ये तो है कि मतलब जो स्नेल्स लॉ बताता है कि नॉर्मल दोनों तरफ से किस तरीके से लाइट वर्क करती है, चाहे वो डेंसर से रेयर हो या रेयर से डेंसर। अब बात करते हैं कि किस किस टाइप की रिफ्रैक्शन हो जाती है, ठीक है। देखो सबसे पहले 3-4 टाइप की हो सकती है, मैं तुम्हें कुछ एग्जांपल्स देता हूँ। एग्जांपल्स हैं रिफ्रैक्शंस के। रिफ्रैक्शंस देखो सबसे पहले तो एक नॉर्मल से ही करते हैं। इसमें क्या है कि ये हमारा मीडियन है एयर, मान लो ये एयर है, ये वाटर है। एयर पता ही है कि एयर एक रेयरर मीडियन है, वाटर एक डेंसर मीडियन है, वाटर की जगह ग्लास भी मान सकते हो तुम लोग, ठीक है। ये हमारा नॉर्मल है, यहाँ से इंसिडेंट रे आती है, ठीक है, यहाँ को बेंड हो जाती है, ये तो तुमने यहाँ पे भी देख लिया क्योंकि रेयरर मीडियन डेंसर हमने पहले ही पढ़ा है। दूसरा देखते हैं, एक होता है हमारा क्रिटिकल एंगल। वो कब होता है, देखो मान लो ये हमारा नॉर्मल है, ठीक है, यहाँ से हमारी इंसिडेंट रे, अब इंसिडेंट रे यहाँ पे कहाँ से आती है, यहाँ से आई, मान लो इंसिडेंट रे यहाँ से, इस जगह से, ये हमारी इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे। अगर वो लाइन यहाँ से आई तो जो एंगल जाएगा वो इस तरफ को चला जाएगा, मतलब बिल्कुल जो यहाँ पे सेंटर वाली लाइन है सीधा उसके साथ साथ, मतलब मीडियन के 90 डिग्री पे चला जाएगा। तो यहाँ पे इसको क्रिटिकल एंगल बोलते हैं, इस वाली रिफ्रैक्शन को क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल, ये हो गया क्रिटिकल एंगल। अब एक होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, वो भी देखते हैं क्या होता है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, क्योंकि वो एक ही पॉइंट पे हो जाता है ना, तो उसके लिए उसको फिर रिफ्लेक्शन ही बोल देते हैं। जैसे मान लो ये है हमारा नॉर्मल, यहाँ से अगर मान लो कोई एंगल इतने अंदर से आए यहाँ से, ठीक है, ये इंसिडेंट रे है हमारी, इंसिडेंट रे, तो वो अंदर को ही बेंड हो जाएगी, चाहे फिर ये रेयरर था, ये डेंसर था। अगर जैसे कि बिल्कुल सेम शो होता है ऊपर रेयरर मीडियन पे, वैसे ही डेंसर पे भी हो जाता है। इसको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं, मतलब कि लाइन यहाँ से आती है पर अंदर ही अंदर, मतलब इसी डेंसर मीडियन पे रुक जाती है, तो इसको टोटल इंटरनल बोलते हैं। जैसे कि जो हमारा नॉर्मल रिफ्लेक्शन होता है वो ऊपर की साइड होता है, एयर में ऊपर की साइड होता है, तो वो टोटल एक्सटर्नल रिफ्लेक्शन होता है। तो इंटरनल रिफ्लेक्शन हमारे डेंसर साइड में होता है, कि पानी के अंदर से कोई लाइट आ रही है और पानी में ही बेंड होकर चली गई, या फिर ग्लास के अंदर से आ रही है, ग्लास में ही बेंड होकर चली गई, तो वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है। और बाहर का नॉर्मल वो रिफ्लेक्शन, वो टोटल एक्सटर्नल रिफ्लेक्शन होता है, जिसको हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट भी बोलते हैं, ठीक है। एक और पॉइंट है जिसको हम बोलते हैं ज़ीरो रिफ्लेक्शन, या फिर रिफ्रैक्शन भी बोल सकते हो। रिफ्लेक्शन, क्योंकि उसमें कोई भी परफॉर्म शो नहीं होता। देखो इसमें होता क्या है, जैसे मान लो ये हमारा नॉर्मल सरफेस है और ये हमारा मीडियन है, इस बार हमारी इंसिडेंट रे मीडियन के ऊपर से आती है। अब अगर इंसिडेंट रे मीडियन के ऊपर से ही आएगी तो यहाँ पे कितना एंगल होगा, एंगल तो कोई क्रिएट ही नहीं होगा क्योंकि एंगल 0 डिग्री होगा। तो जो लाइट जहाँ पे बेंड करके जाएगी, बेंड करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि वो सीधी की सीधी बिल्कुल सेम इसी के ऊपर से चली जाएगी, तो यहाँ पे कोई भी एंगल क्रिएट ही नहीं होता। इसको ज़ीरो रिफ्लेक्शन या ज़ीरो रिफ्लेक्शन बोलते हैं। देखो ये 4 टाइप थे, एक नॉर्मल वाला, एक क्रिटिकल एंगल, एक टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और एक ज़ीरो रिफ्लेक्शन, ठीक है, या ज़ीरो रिफ्लेक्शन भी बोल सकते हो। स्नेल्स लॉ बिल्कुल सेम है, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, डेंसर से रेयर में चेंज होता है और रेयर से डेंसर में, तो लाइट अलग तरीके से बेंड होती है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही था, दैट्स इट।